शुरू करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिसकी मदद से हम ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है? ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इसमें एक पर्सन है, इस एग्जांपल में एक पर्सन है सीए अंकित, ठीक है? सीए अंकित एंड अमीशा जो उसकी वाइफ है। तो ये दोनों क्या है, अंकित और अमीशा क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड एंड वाइफ है एंड अंकित की कुछ इनकम दी हुई है आपको और अमीशा की कुछ इनकम दी हुई है। अब अंकित क्या है, अंकित को सैलरी की इनकम आती है 40 लाख रुपए साल की और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है 10 लाख रुपए। वहीं दूसरी ओर अमीशा क्या करती है, एक हाउस वाइफ है और उसकी जो इनकम है वो नील है, क्योंकि वो कुछ भी अर्न नहीं करती, तो इसलिए उसकी इनकम नील है। अब अंकित अंकित सी है, उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने बोला कि मैं जो हूँ, अंकित को क्या है 30% के टैक्स स्लैब में आता है, क्योंकि आपको स्लैब पता होगा, इंडिविजुअल पे जो स्लैब लगता है उसमें अंकित 30% के टैक्स रेट पे आता है, ठीक है? 30% की टैक्स स्लैब में आता है। तो अंकित ने क्या दिमाग लगाया, ये 10 लाख रुपए की जो उसको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है ना, वो उसने बोला कि मैं अपने हाथ में टैक्स ना लेकर अमीशा को ट्रांसफर कर देता हूँ। अमीशा को ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसके हाथ में टैक्स की जो लायबिलिटी आएगी वो कम आएगी। तो अंकित ने क्या किया, इस हाउस को क्या किया, जिस हाउस प्रॉपर्टी से उसको रेंट की इनकम आती थी ना, उसने उस हाउस को विदाउट कंसिडरेशन किसको ट्रांसफर कर दिया, अमीशा को। अमीशा को ट्रांसफर कर दिया। अब रेंटल इनकम जो 10 लाख रुपए साल की आती है ना, वो अमीशा को होती है और अमीशा उस पे जो टैक्स देती है वो कम बनता है, क्योंकि अंकित को तो उस पे सीधा 30% टैक्स देना पड़ता। लेकिन अमीशा की और कोई इनकम नहीं, तो अमीशा को वो टैक्स की लायबिलिटी कम आती है। तो अंकित ने ये दिमाग लगाया। अब इस टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। अब वो रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्लबिंग के प्रोविजंस आए। क्लबिंग का मतलब होता है कि नॉर्मली क्या होता है, आप जो इनकम कमाते हो ना, आपकी खुद की इनकम पे टैक्स लग लेती है गवर्नमेंट। आपने अगर 50 लाख रुपीज़ कमाए तो आपसे गवर्नमेंट 50 लाख पे टैक्स लेगी। लेकिन क्लबिंग में क्या होता है, आपने 50 लाख कमाए और किसी दूसरे पर्सन ने टैक्स 10 लाख रुपए कमाए, तो इन दोनों को जोड़ के 60 लाख पे टैक्स आपको देना है, क्योंकि क्लबिंग का मतलब है कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उस पर भी आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा। क्लबिंग मीन्स एडिंग समवन एल्स इनकम टू योर इनकम। आपकी इनकम में किसी और की इनकम को जोड़ दिया जाएगा। अगर आपने ऐसी कोशिश करी कि आप इनकम शिफ्ट करके टैक्स का बर्डन कम कर दोगे, जैसे अंकित ने किया था, कि उसने क्या किया, इनकम को शिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ अमीशा को और टैक्स बचाने के लिए, तो इस केस में क्या होगा, वो अंकित की इनकम में ऐड हो जाएगी वो इनकम। देखो नॉर्मल रूल क्या होता है, पर्सन इज टैक्स ऑन हिज और हर ऑन इनकम। एंड एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 60 से लेकर 64 तक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन डिस्कस हैं, जहाँ पर किसी और की इनकम पे भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब ये प्रोविजंस गवर्नमेंट क्यों लेके क्लबिंग के, टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस बाय ट्रांसफरिंग इनकम टू अदर्स लाइक स्पाउस, माइनर चाइल्ड। क्योंकि इन लोगों की क्या होता है, स्पाउस की जनरली इनकम नहीं होती इंडिया में, जो हाउस वाइफ है वो अर्न नहीं करती, तो उन पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। तो मेल्स लोग क्या करते हैं, कई बार अपनी वाइफ को इनकम ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। कई बार अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि बच्चे भी कमा नहीं रहे होते हैं। तो इस केसेस में क्लबिंग के प्रोविजन काम आते हैं। अब इस क्लबिंग ऑफ इनकम वाले टॉपिक में हम ये सारे सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 60 से लेकर 64 तक। सेक्शन 60 आपका बात करेगा ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर की बात करेगा। सेक्शन 62 एक्सेप्शन टू 60, सेक्शन 61 की बात करेगा। और सेक्शन 63 मीनिंग ऑफ रिवोकेबल। सेक्शन 64 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में, इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे और यही आपका मेन सेक्शन है, मेन टॉपिक है। बाकी सारे तो छोटे छोटे से हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सेक्शन 60 सबसे पहला सेक्शन इस क्लबिंग ऑफ इनकम का, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। अब आपने क्या किया, अब मान लो अंकित का एग्जांपल लेते हैं। अंकित का छोड़ो, नीचे एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ बढ़िया सा, उसको लेंगे हम, ठीक है? ओनली इनकम इज ट्रांसफर्ड बट असेट इज रिटेन्ड बाय ट्रांसफर। इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर का मतलब है जो बंदा उस असेट को ट्रांसफर दे रहा है, मतलब किसी और को हैंड ओवर कर रहा है, वो ट्रांसफरर होता है। ट्रांसफररी मतलब होता है जिसके हाथ में वो असेट जा रही है। ओनली इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड बट असेट इज रिटेन्ड बाय ट्रांसफर। जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसने सिर्फ इनकम ट्रांसफर करी है, ना कि असेट। तो जो उससे इनकम ट्रांसफर करी ना, वो उसके हैंड में ही ट्रांसफर टैक्सेबल होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। रणवीर, ये रणवीर कपूर है, इसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये मुंबई में इसका एक फ्लैट है, और इस पे जो इसको साल की रेंटल इनकम आती है ना, वो 40 लाख रुपए आती है, ठीक है? 40 लाख रुपए इसको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है। तो इसने क्या किया, इसकी काफ़ी सारी इनकम है, ठीक है? इसकी काफ़ी सारी इनकम है, तो इसने ही इस इनकम को आलिया को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? इसने बोला कि ये जो रेंट की इनकम आती है ना, इसका एक, और जो इसको 40 लाख रुपए रेंट आता है, वो यहाँ पर इसका किराएदार कौन है, दीपिका।
दीपिका इसकी किराएदार है, ठीक है। इसने क्या बोला दीपिका से कि 40 लाख रुपए मुझे ना देकर आप मेरी वाइफ को दे दो, ठीक है, इसको आलिया को दे दो, तो इसके हाथ में टैक्स कम आएगा, तो इसने ट्रांसफर कर दिया इनकम को, ठीक है। इसके ये हाउस, इसका ओनर कौन है, रणवीर कपूर ही है, लेकिन इसने क्या बोला, जो यहाँ से 40 लाख रुपए की इनकम आ रही है ना, इसने दीपिका को बोला कि आप ये रेंट मेरे को ना पे करके मेरी वाइफ को पे करो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि रणवीर ने ट्रांसफर कर दी इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। उसने असेट को तो ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन इनकम को ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में जो 40 लाख रुपए है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, रणवीर के, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 60 लग जाएगा इफ ओनली इनकम इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि उसने क्या किया, इनकम को ट्रांसफर किया, असेट आप खुद के अपने नाम पर ही रखी है उसने भी। तो ये वाला सेक्शन 60 बोलता है कि ये जो इनकम उसने ट्रांसफर करी है वो उसके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। बड़ा छोटा सा सेक्शन था कि अगर आपने कोई इनकम ट्रांसफर कर दी बिना असेट को ट्रांसफर किए, तो वो जो असेट आपने रख ली ना, उससे जो इनकम आ रही है वो आपके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 61, इनकम फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। इनकम फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है ट्रांसफर इज रिवोकेबल इफ इट हैज अ क्लॉज टू री ट्रांसफर द असेट एंड ट्रांसफरर हैज अ पावर टू री अज्यूम कंट्रोल, ठीक है। अब ये एग्जांपल यहीं पे यही एग्जांपल लो। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ, रणवीर ने क्या किया, ये इस बार उसने इनकम नहीं ट्रांसफर करी, उसने इस बार बोला कि मैं घर भी किसको दे देता हूँ, अपनी वाइफ आलिया को दे दिया उसने। ये घर भी उसने आलिया भट्ट को दे दिया, और इससे जो इनकम आ रही थी वो आलिया के पास ही आ रही है, ठीक है। उसने ओनर भी किसको बना दिया, अब आलिया को बना दिया। लेकिन जब इसने इसको ओनर बनाया ना, तो इसमें एक क्लॉज था कि ये जो ओनरशिप है ना, ये रिवोकेबल है। रिवोकेबल का मतलब होता है कि रणवीर जब चाहे इसको वापस अपनी ओनरशिप ले सकता है, ठीक है। इसने बोला कि अभी तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, जब मैं चाहूंगा तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम पे आ जाएगी, तो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी जो इसको 40 लाख रुपए दीपिका से आ रहे थे, 40 लाख की जो रेंट इनकम आ रही थी इसको दीपिका से, वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, रणवीर के हैंड्स में, इवन दो वो इसकी ऑनर कौन है, आलिया है। क्योंकि जो ये ट्रांसफर है ये रिवोकेबल ट्रांसफर है, ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं, क्योंकि यहाँ पर रणवीर ने क्या किया, गेम खेला है। वो चाहता है कि ये यहाँ पर इनकम आलिया के हैंड्स में टैक्सेबल हो, ना कि मेरे हाथ में, तो इसलिए उसने टेम्परेरी रूप से इस हाउस को क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इफ असेट ट्रांसफर विद द पावर टू रिवोक इनकम इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब रणवीर कपूर। एंड व्हाट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर, मतलब है ट्रांसफर, ऐसा रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है जिस ट्रांसफर के अंदर एक ऐसा क्लोज है कि री ट्रांसफर ऑफ असेट्स और इनकम कौन कर सकता है, रणवीर उसको री ट्रांसफर कर सकता है, और उसके पास ऐसी पावर है रीअज्यूम करने की, कंट्रोल, उस असेट के कंट्रोल को रीअज्यूम कर सकता है वो, इवन इफ ओनली पार्ट ऑफ इनकम इज बेनिफिटेड, होल इनकम इज क्लब्ड, ठीक है। जो सारा का सारा 40 लाख का पूरा अमाउंट किसके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाला है, रणवीर के। तो अभी तक हमने दो सेक्शन पढ़े। एक हमने पढ़ा कि रणवीर ने क्या किया था, आलिया को सिर्फ हाउस ना ट्रांसफर करके सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इनकम ट्रांसफर करी थी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो इनकम जो उसने ट्रांसफर करी वो किसके हाथ में, हैंड्स में टैक्सेबल होगी, इसके हाथ में। दूसरे केस में इसने क्या किया, आलिया को हाउस भी ट्रांसफर कर दिया इस बार, तो भी लेकिन जो इनकम आ रही है वो किसके हैंड्स में ट्रांसफर होगी, रणवीर के हैंड्स में, क्योंकि इसने जो ट्रांसफर किया था वो रिवोकेबल ट्रांसफर था, और रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा था, अभी मान लो ऊपर जो हमने सेक्शन पढ़ा 60 और 61, उसमें कहीं भी ऐसा लिखा था कि आप वाइफ को ही ट्रांसफर करना। अगर ये वाइफ नहीं होती और यहाँ पर कोई और होता, मान लो यहाँ पर अर्जुन कपूर होता, सेम केस था, सेम एग्जांपल था, दीपिका और रणवीर, और लेकिन आलिया भट्ट की जगह यहाँ पर कौन होता, अर्जुन कपूर, उसका फ्रेंड है सिर्फ, ठीक है। अर्जुन और रणवीर फ्रेंड है, तो इस केस में क्या होता, अब अभी भी वो सेम प्रोविजन लगते हैं कि हाँ, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं डिफाइन किया हुआ, ठीक है। रिलेशनशिप नहीं है, अगर आप अपने फ्रेंड को भी ऐसे करते हो, फ्रेंड के साथ भी अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो, तो भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, सेम सेक्शन 61 भी, यहाँ कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है, सबके लिए है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 की। 62 मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाना चाहूँगा, आप इसके लिए यहाँ से पढ़ो, ठीक है। मैंने एक नोट डाला नीचे, उसको पढ़ते हैं। सेक्शन 62 ने बोला सेक्शन 61 शेल नॉट अप्लाई, मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा था कि आप रिवोकेबल असेट को ट्रांसफर कर देते हो, वो वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। सेक्शन 61 शेल नॉट अप्लाई का मतलब है इनकम विल नॉट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, मतलब इनकम रणवीर कपूर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, कब, कंडीशन है उसकी, दो कंडीशन है, ठीक है। ट्रांसफर इज अ इरोवेकेबल, इरोवेकेबल मतलब इरोवेकेबल, इरिवोकेबल, ठीक है। ट्रांसफर इज इरिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी मतलब उसने जो हाउस को ट्रांसफर कर दिया ना इस बार आलिया को, वो उसने कहा कि मैं उसकी लाइफ टाइम, मतलब जब तक आलिया जिंदा है तब तक वो उससे वापस नहीं लेगा। तो उस केस में जो इनकम है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, आलिया के हैंड्स में, ना कि रणवीर के हैंड्स में। और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ट्रांसफर ड्राइव नो बेनिफिट फ्रॉम इनकम। अब ऐसा नहीं है कि जो, अब रणवीर ने क्या किया,
ट्रांसफर कर दिया, इरेवोकेबल ट्रांसफर कर दिया किसको, आलिया को, वो हाउस, लेकिन वहाँ से जो 40 लाख आ रहे हैं उसमें से रहीम बोल रहा है कि मेरे को भी कुछ बेनिफिट दे दो, आलिया से बोल रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए उससे, तभी वो इरेवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। और जो इनकम जो टैक्सेबल होने वाली है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, जिसको वो ट्रांसफर किया है, यानी कि आलिया के हाथ में वो टैक्स लगेगा उस इनकम पर, ना कि रणवीर के हाथ पर। तो 3 सेक्शन पढ़े हमने, 61, 60, सॉरी एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा 60 कि आपने इनकम को तो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, लेकिन असेट का ट्रांसफर नहीं किया आपने, असेट का ट्रांसफर नहीं किया, तो इस केस में जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उस इनकम को, उसके हैंड्स में टैक्स लगेगा। दूसरा सेक्शन हमने 61 पढ़ा, इसमें हमने क्या किया, हमने इनकम को भी ट्रांसफर कर दिया और असेट को भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो ट्रांसफर था ना वो क्या था, रिवोकेबल था। रिवोकेबल का मतलब था जिस बंदे ने उसको ट्रांसफर किया था ना असेट को, उसके पास आज भी राइट है कि वो जब चाहे उसकी ओनरशिप ले सकता है। तो इस केस में भी किसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो बंदा उसका असली ओनर है, जो जिसने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया, उसके हाथ में टैक्सेबल टैक्स लगेगा उस इनकम पर। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 62 ने बोला अगर आपने इनकम को भी ट्रांसफर कर दिया, असेट को भी ट्रांसफर कर दिया, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कब, अगर वो ट्रांसफर क्या है, इरेवोकेबल है। इरेवोकेबल का मतलब है कि आप ना जब तक उस बेनिफिशियरी की लाइफ टाइम तक, आपने बोला कि जब तक वो जिंदा है तब तक आप उस असेट्स को वापस नहीं लोगे उससे, तो उस केस में आपके ऊपर वो जो उस असेट से इनकम आने वाली है वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन शर्त है कि आप उससे कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं लेने चाहिए उसकी इनकम से। तो यहाँ तक हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ मैंने, ठीक है, मिस्टर ऋषि ट्रांसफर हाउस टू ट्रस्ट। अब ऋषि ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया एक हाउस को एक ट्रस्ट को, फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर रणवीर टिल हिज डेथ। उसने बोला ये हाउस में ट्रांसफर करता हूँ एक ट्रस्ट को, और ये जब तक उसको बेनिफिट देगा, जब तक रणवीर की लाइफ है, लाइफ टाइम उसको बेनिफिट देगा। तो उसके बाद अब जो इस ट्रस्ट को, सॉरी इस हाउस से जो इनकम आएगी ना, वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ट्रस्ट के, ना कि ऋषि की। ऋषि के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल होगी। आफ्टर ऋषि डेथ, आफ्टर ऋषि डेथ रिवोकेबल नाउ, इनकम विल बी क्लब्ड इन द रणवीर हैंड्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, सेक्शन 64, जो मैंने आपको बताया था मेजर आपका टॉपिक यही है। सेक्शन 64 वन का 2, ठीक है, रेमुनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम ए कंसर्न। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, सीए अंकित है, ठीक है, सीए अंकित का एक सीए फर्म है, सीए फर्म है यानी पार्टनरशिप फर्म है, या एलएलपी बोल दो, एलएलपी फर्म है। अब इसमें सीए फर्म क्या है, सॉरी अंकित क्या है, पार्टनर है, और पार्टनर कितना 50% उसका शेयर है पार्टनर का। अब सीए अंकित की क्या है, एक वाइफ जो अमीशा थी, अमीशा को क्या सैलरी देती है ये फर्म, एलएलपी जो है ये अमीशा को सैलरी देती है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साल की सैलरी देती है। तो ये सैलरी किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, अमीशा के हैंड्स में या अंकित के हैंड्स में। तो ये सैलरी, यही जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन, ये वाले सेक्शन को हम पढ़ेंगे। इफ स्पाउस गेट, स्पाउस गेट्स, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, गेट सैलरी फ्रॉम, सैलरी कमीशन फीस फ्रॉम ए कंसर्न, कंसर्न का मतलब हो गया यहाँ पे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये सब हो गए कंसर्न। वेयर द इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो इस सेक्शन ने क्या बोला, अगर आपके स्पाउस को किसी भी कंसर्न से, यानी कि कंपनी से, पार्टनरशिप फर्म से, एलएलपी से सैलरी मिलती है या कमीशन मिलता है या कोई भी फीस मिलती है, और उस पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में या एलएलपी में आपका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जो उसको जो ये सारी इनकम मिल रही है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि अंकित के हैंड्स में टैक्सेबल होगी वो इनकम जो अमीशा को 20 लाख रुपए सीए फर्म से मिल रहे हैं, क्योंकि उसका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस फर्म में। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपकी जो वोटिंग पावर होनी चाहिए वो 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर फर्म के केस में 20% या उससे ज़्यादा का आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो होना चाहिए, और कंपनी के केस में आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए 20% या उससे ज़्यादा की, तो आपका वहाँ पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। और जो इनकम आपकी वाइफ को या स्पाउस को मिलेगी वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उनके हैंड्स में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्लबिंग विल नॉट अप्लाई एप्लीकेबल इफ, इसके एक्सेप्शन है, अगर ये जो अमीशा है ना, अमीशा के पास कोई स्किल है
या कोई ये मैनुअल वर्क करती है, यानी कि स्पाउस इज प्रोफेशनली एंड टेक्निकली क्वालिफाइड। अब जो अमीशा थी ना वो भी क्या थी, सीएस थी, और जो उसको सैलरी मिलती थी वो उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती थी, ना कि उसके हस्बैंड उसमें पार्टनर है उसकी वजह से। तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी और उसको जो सैलरी मिलती है वो उसके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। अब और उसको जो रेमुनेशन मिली है ड्यू टू स्किल एंड नॉलेज, नॉट ड्यू टू रिलेशन। ठीक है, आपने समझा। आपके अब देखो, अब हस्बैंड क्या है, हस्बैंड एक फर्म में पार्टनर है जहां पे उसका पीएसआर क्या है 50% का है, लेकिन जो वाइफ है वो उसको सैलरी मिलती है उसी फर्म से, तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, नॉर्मली तो वो उसके हस्बैंड के यानी कि अंकित के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी कोई क्वालिफाइड सीएस है या सीएम है, यानी कि उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसको जो सैलरी हो रही है मिल रही है वो उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि अंकित के हैंड में। तो ये सेक्शन ये बात बोलता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हमने देखा कि 20% से ज्यादा का वोटिंग राइट, या फिर आपके पास पीएसआर होना चाहिए 20% से ज्यादा का। अब एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर, अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल बता दिया, यहीं पढ़ने की जरूरत नहीं दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं अपना, सेक्शन 64 1 क्लोज 4, ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस। अब इस वाले सेक्शन में क्या है, अगर क्लबिंग अप्लाई होगी कब, कंडीशंस क्या है, अगर आपने किसी असेट को ट्रांसफर किया है विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, यानी विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन। एडिकेट का मतलब है अगर किसी, सपोज करो गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू आज की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, लेकिन मैंने ये अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया 20,000 रुपये में, तो ये क्या, विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन मैंने उसको ट्रांसफर किया है। नॉट इन कनेक्शन विद द लिविंग अपार्ट, मस्ट बी ए नॉर्मल मैरिज, एंड इनकम अराइज जो होगी वहां से उसको उस असेट से वो ट्रांसफर, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हर शैल सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर स्पाउस। अब एक एग्जांपल है, अब इस बार अंकित और अमीशा में क्या हुआ, ठीक है। अब सीए अंकित ने इस बार क्या किया, अपना घर, अपना घर उसने किसको ट्रांसफर कर दिया, अमीशा को। ठीक है, अब ऊपर वाला एग्जाम्पल लो, आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल लो, सेक्शन 60 वाला एग्जाम्पल लो, जिसमें हमने देखा था रणबीर ने क्या किया था, हाउस ट्रांसफर कर दिया था किसको, अपनी वाइफ को, आलिया को। वहां पर तो हमने क्या बोला था, अगर उसने हाउस इरवोकेबली ट्रांसफर कर दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब उस पर जो इनकम आ रही थी 40 लाख रुपीज का उसको रेंट इनकम आ रही थी, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, आलिया के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। या हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, अगर अर्जुन होता आलिया की जगह पे तो भी वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता, अर्जुन के हैंड्स में। ऐसा सेक्शन 62 ने बोला था। अगर वो ट्रांसफर क्या होना चाहिए, इरवोकेबल होना चाहिए, यानी कि रणवीर उसको वापस नहीं लेगा उस हाउस को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ आलिया और अर्जुन। तो हमने बोला था कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन आता है, ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस, वहाँ पर रिलेशन डिफाइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। स्पाउस को, यानी कि आपने स्पाउस मतलब स्पेसिफिकली आलिया भट्ट की बात हो रही है, ना कि अर्जुन कपूर की। अगर रणवीर कपूर ने आलिया कपूर को 40 लाख रुपए, सॉरी हाउस ट्रांसफर किया, और वहां से जो उसको रेंटल इनकम आती थी 40 लाख, वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है, अभी भी रणवीर के हैंड्स में ही ट्रांसफर होने वाली है। अगर ये जो हाउस उसने ट्रांसफर किया था विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया था, और जो ट्रांसफर था यानी कि वो मस्ट नॉट बी इन कनेक्शन विद लिविंग अपार्ट। लिविंग अपार्ट मतलब होता है कि अभी डिवोर्स नहीं हुआ और दोनों अलग अलग रह रहे हैं, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो उसके लिए अगर रणबीर कपूर ने, ठीक है, सुनो सुनो, जैसे रणबीर कपूर ने क्या किया, हाउस उसको ट्रांसफर किया, रणबीर कपूर ने हाउस उसको ट्रांसफर किया विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, तो भी इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है, रणबीर के हैंड्स में। लेकिन अगर आलिया भट्ट की जगह यहाँ पे और कोई लोग होता है, यानी कि स्पाउस नहीं होती, उसकी जगह पे कोई और थर्ड पर्सन होता, तो हैंड्स में उसके टैक्सेबल नहीं होती, तो उस थर्ड पर्सन के हैंड्स में इनकम टैक्सेबल होती। लेकिन क्योंकि क्योंकि स्पाउस को ट्रांसफर किया, तो क्लबिंग के प्रोविजन इस वाले सेक्शन में लग जाएंगे। वहां पर तो आप बच गए, लेकिन यहाँ पर ये वाला सेक्शन लग जाएगा और आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आ जाएगी, इनकम आपके हैंड्स में क्लब की जाएगी। लेकिन एक चीज समझो, ये रणवीर ने जो हाउस ट्रांसफर किया इसको, ये इसने एक मजबूरी में ट्रांसफर किया, ठीक है। इसने रणवीर ने जो हाउस ट्रांसफर किया इसको एक मजबूरी में ट्रांसफर किया, क्योंकि रणवीर की और आलिया की ना डेली लड़ाइयाँ होती थी। काफी लड़ाई होने के बाद रणवीर ने बोला तुम अलग रहो मैं अलग रहता हूँ, तो उसने लिविंग अपार्ट के केस में, यानी कि लिविंग अपार्ट का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं लेकिन दोनों का डिवोर्स ले नहीं लिया,
लेकिन फिर भी अलग अलग रहे हैं। तो उस केस में रणवीर ने क्या किया, हाउस ट्रांसफर कर दिया अल्ले को। तो उस केस में उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, अल्ले के हाथ में टैक्स लगेगा। अब इंपॉर्टेंट रूल समझो। एक्रेशन इनकम नॉट क्लब्ड, इनकम फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट नॉट क्लब्ड। इफ 10,000 ट्रांसफर एंड 1,000 इंटरेस्ट, देन 1,000 अर्न एज। फिर उसने क्या किया, जो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट कमाया उसको भी इन्वेस्ट करके उसने 100 रुपये का इंटरेस्ट कमाया। ओनली 100,000 रुपये जो उसने इनिशियली इन्वेस्ट करके कमाया था वो क्लब होगा, ना कि जो इस इनकम से कमाया वो क्लब नहीं होगा। अब एडिकेट कंसिडरेशन का मतलब क्या है, एडिकेट कंसिडरेशन का मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब एडिकेट कंसिडरेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखो, असेट इज यूज्ड इन बिजनेस क्लब प्रोपोर्शनेटली। इसको पढ़ने से पहले ना अभी हम एक एग्जाम इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें क्या है, मिस्टर वैभव है और वैशाली है। वैभव क्या हस्बैंड है और वैशाली वाइफ है। अब वाइफ जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जो वैभव है उसका एक प्रोप्राइटरशिप है। अब वाइफ ने क्या किया, 5 लाख एज ए गिफ्ट दे दिया अपने हस्बैंड को। अब नीचे कुछ टाइमलाइन दी हुई है आपको। 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, मिस्टर वैभव ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 5 लाख रुपए की कैपिटल से। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या हुआ, उसको लॉस हो गया 2 लाख रुपए का और उसकी कैपिटल कितने की बची है, 3 लाख रुपए की। नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर वैशाली ने क्या किया, 5 लाख उसको फिर से सॉरी उसने गिफ्ट कर दिया, 5 लाख रुपए अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिए। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या हुआ, वैभव को 4 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, 4 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, ठीक है। और जो ये 5 लाख का उसको गिफ्ट मिला था ना वैभव को, उसने क्या किया, इसे 5 लाख को अपने बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस में यूज कर लिया। अब जो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, ये भी क्लब होगा, ये वैशाली के हाथ में क्लब होगा। कैसे, इसकी कैलकुलेशन ऐसे रहने वाली है, देखो वर्किंग कैलकुलेशन फॉर दी असेसमेंट ईयर 25-26। कैपिटल देखनी है आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर 24-25 में, यानी जिस साल का आपको क्लबिंग देखनी है, इस साल में क्लबिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसी साल में उसने गिफ्ट किया था। 24-25 में उसने गिफ्ट किया था, 24-25 में आपको क्लबिंग देखनी पड़ेगी। तो वैभव की खुद की कैपिटल कितनी थी इस साल के बिगिनिंग में, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए कहाँ से है, यहाँ से। और उसके बाद उसको गिफ्ट मिला वैशाली से 5 लाख, उसकी कैपिटल होगी 8 लाख रुपए की। अब ये जो उसको प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, इसको आपको डिवाइड करना है वैभव और वैशाली के बीच। किस रेशियो में, जितना जितना उन्होंने पैसा लगाया, इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है 4 लाख को। अब वैभव के लिए टैक्स 1.5 लाख और वैशाली के जो वैशाली ने गिफ्ट किया था उसके हैंड्स में कितना टैक्स होना है, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख किसके हैंड्स में क्लब होने वाला है, वैशाली के हैंड्स में। अब यही हम देखते हैं ऊपर प्रोविजंस में जो लिखा था, इफ ट्रांसफर असेट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि वैभव ने क्या किया, उस अमाउंट को कहाँ पे यूज कर लिया, अपने बिजनेस में। क्लब प्रोपोर्शनेट इनकम और इंटरेस्ट इन ट्रांसफरर हैंड, यानी कि उसकी वाइफ के हैंड्स में प्रोपोर्शनेटली टैक्स लगेगा। और जो फॉर्मूला रहने वाला है जो क्लबिंग इनकम का, वो कैसे रहेगा, वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर, यानी कि आपने जितनी टोटल असेट ट्रांसफर करी और जो टोटल कैपिटल ऑफ ट्रांसफर है, जो उसकी पार्टनरशिप में टोटल कैपिटल है वो, या फिर उसको आपको डिवाइड करना है किससे, सॉरी जो वैल्यू आपने ट्रांसफर करी असेट की उसको डिवाइड करना है आपको टोटल कैपिटल से और मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट या इंटरेस्ट से। तो आपका क्लबिंग का अमाउंट आ जाएगा जैसे हमने नीचे निकाला था। अब एक चीज समझो, अगर क्या होता, अगर ये वैशाली ने इसको गिफ्ट ना देके लोन दिया होता 5 लाख रुपए, अगर उसने गिफ्ट ना करके लोन दिया होता तो क्या होता, देन नो क्लबिंग अंडर सेक्शन 64(1)(4) की। उसने क्या किया, लोन दिया, लोन के केसेस में क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। एंड मिस्टर वैभव वुड शोरली टैक्स ऑन द इंटायर, पूरे 4 लाख पे किसके हैंड्स में टैक्सेबल लग जाएगा, टैक्स लगेगा वैभव के हैंड्स में। एडिशनल नोट्स में मैंने क्या दिया हुआ है आपको, ये देखो, सेक्शन 56(2)(10) टैक्स ऑन गिफ्ट नॉट एप्लीकेबल बिकॉज गिफ्ट इज फ्रॉम स्पाउस। आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो वैभव को जो 5 लाख रुपए अपनी वाइफ से गिफ्ट में मिले उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि वो उसके रिलेटिव है। नो टैक्स इन द हैंड्स ऑफ वैभव फॉर रिसीविंग गिफ्ट। की कॉन्सेप्ट क्या था, अंडर सेक्शन 64(1)(4) इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट यानी कैश ट्रांसफर विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन टू स्पाउस क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट सेक्शन आता है 64(1) का 6 सॉरी 7। असेट ट्रांसफर कर दिया आपने किसी अदर पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस।
कब उस केस में भी क्या होगा, उस असेट से जो इनकम आ रही है वो आपके हाथ में ही टैक्स होगी। रूल क्या है, इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर असेट विदाउट कंसिडरेशन टू समवन एल्स, ठीक है, यानी कि पर्सन भी हो सकता है, कोई एपीयू भी हो सकती है, एंड इनकम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ हिज स्पाउस, और इनकम इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इसको याद रखने का नियम क्या, इफ यू हेल्प योर वाइफ टैक्स एड टू योर लाइफ। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आप डायरेक्टली वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर करते हो तो उस पर जो इनकम आ रही है वो तो आपके हैंड्स में डायरेक्टली टैक्स हो जाएगी, लेकिन अब अगर आप उसको डायरेक्टली वाइफ को ना ट्रांसफर करके किसी तीसरे पर्सन को भी ट्रांसफर करते हो, और वो जो तीसरा पर्सन है जो बेनिफिट आ रहा है उस असेट से, वो किसको दे देता है, आपकी वाइफ को दे देता है, तो उस केस में जो अभी भी टैक्स लग रहा है, यानी उस केस में जो बेनिफिट है या जो इनकम ड्राइव हुई है उस असेट से, वो अभी भी आपके हाथ में ही टैक्सेबल होने वाली है। ये सेक्शन ये कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दो, फिर से रणवीर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। रणवीर के पास घर था, हाउस था, इस हाउस से किराया आता था 40 लाख रुपए साल का। अब उसने ये हाउस किसको ट्रांसफर कर दिया, उसने अपनी वाइफ को ना ट्रांसफर करके किसको ट्रांसफर कर दिया, दीपिका को। अब ये 40 लाख रुपए किसके पास आते हैं, दीपिका को, लेकिन दीपिका क्या करती है, साइड से चोरी से चुपके से क्या करती है, आलिया को इसमें से पैसे दे देती है। तो सेक्शन ने क्या बोला, अगर आप ट्रांसफर करते हो, असेट को किसी थर्ड पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ योर स्पाउस, तो जो 40 लाख पे अभी भी टैक्स लग रहा है वो आपके हैंड्स में ही टैक्स लगेगा, यानी कि रणवीर अभी भी टैक्स से नहीं बच पाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा इस हाउस प्रॉपर्टी से जो उसको इनकम हो रही है, क्योंकि उसने ये जो 40 लाख रुपए दीपिका को दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, वो बेनिफिट अपनी वाइफ का चाहता है। तो इन्होंने अभी तक क्या मना किया कि आप अपनी वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी या कोई भी असेट अगर आप गिफ्ट करते हो तो उससे जो भी इनकम आ रही है वो उस पर टैक्स आपको ही देना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला, अगर आप अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट ना करके किसी तीसरे पर्सन को गिफ्ट करते हो, तो उस तीसरे पर्सन, और वो तीसरा पर्सन जो उस असेट से बेनिफिट आ रहा है वो किसको पास ऑन कर देता है, आपकी स्पाउस को पास ऑन कर देता है, जो उस बेनिफिट पर टैक्स किसके हैंड्स में लगेगा, आपके हैंड्स में ही लगेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल दो, यानी कि आप अपनी वाइफ को तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर कर सकते अगर आपको टैक्स बचाना है तो। अब नेक्स्ट आता है आपका 64(1)(6), डायरेक्ट असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। अब अपनी वाइफ को ना ट्रांसफर करके अब क्या कर रहे हो, अपने सन्स की वाइफ यानी कि अपनी बहू को ट्रांसफर कर रहे हो कोई असेट, तो भी आपके हैंड्स में टैक्स लगेगा। इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर एन असेट टू सन्स वाइफ विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, यानी कि आपने बिना एडिकेट कंसिडरेशन लिए कोई भी असेट अपनी सन से यानी कि अपनी बहू को ट्रांसफर कर दिया, आपने बहू को ट्रांसफर कर दिया, तो उससे जो इनकम आ रही है उस असेट से वो आपके हैंड्स में ही क्लब होने वाली है। इफ इन्वेस्टेड इन बिजनेस देन प्रोपोर्शनेटली इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है, सेम एज ऊपर जैसे हमने देखा था, सेम वैसे ही आपके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है। निमोनिक इसको पढ़ने के लिए आप देख सकते हो एक शॉर्टकट, गिफ्ट टू बहू टैक्स ऑन यू, यानी कि आप अपनी सन की वाइफ को कोई भी असेट को ट्रांसफर करोगे तो आपको ही टैक्स देना है उस पर, ना कि उसको। नेक्स्ट सेक्शन आता है 64(1)(8), ट्रांसफर टू अदर फॉर सन्स वाइफ, यानी कि आप, ये सेक्शन सेम वैसा ही है, ठीक है। हमने क्या देखा, आप किस किस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर एक पर्सन है रणवीर, किस किस को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रणवीर एक तो एक असेट को आलिया को ट्रांसफर नहीं कर सकता और किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता आलिया के बेनिफिट के लिए। दूसरी तरफ रणवीर क्या नहीं कर सकता, अपनी बहू को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपनी बहू को भी कोई असेट ट्रांसफर नहीं कर सकता और बहू के साथ साथ किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी बहू के बेनिफिट के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो इनको जो इनकमें हो रही हैं उस असेट से जो इनको इनकम आती है वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है, रणवीर के। तो ये 4 सेक्शन का जो सम था वो ये था, ठीक है, 4 सेक्शन का निचोड़ ये था, 4 क्लोजेस का। अब एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ाऊँ आपको, एग्जाम्पल पढ़ो। ट्रांसफरर कौन है, मिस्टर कस्तूरी, कस्तूरी क्या है, मिस कस्तूरी ने एक असेट ट्रांसफर कर दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफररी कौन है, एबीसी कंपनी लिमिटेड को उसने एक असेट ट्रांसफर कर दी। कंडीशन क्या रखी, 36,000 रुपए रेंट टू बी यूज फॉर हिज सन्स वाइफ बेनिफिट। उसने बोला कि मेरी बहू के बेनिफिट के लिए 36,000 रुपए रेंट आना चाहिए। अब ये एनालिसिस करो, यहाँ पर एनालिसिस दिया हुआ है, ट्रांसफर इज विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, 36,000 इज फॉर सन्स बेनिफिट एंड ये 36,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कस्तूरी। कस्तूरी ने क्या किया, विदाउट कंसिडरेशन एबीसी को
इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और बोला कि कंडीशन ये है कि आपको 36,000 रुपये रेंट मेरी बहू को देना पड़ेगा। अभी 36,000 की जो इनकम आ रही है वो कस्तूरी के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ना कि उसकी बहू के हैंड्स में। ऑल्सो नोट सेक्शन 56 इफ असेट इज ट्रांसफर विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन एंड ट्रांसफररी क्या है, ट्रांसफररी क्या है आपका, रिलेटिव नहीं है, देन अमाउंट मे बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफररी टू एबीसी लिमिटेड मे हैव टू पे टैक्स ऑन गिफ्ट। जो उसको गिफ्ट मिला विदाउट कंसिडरेशन इन प्रॉपर्टी, उस पर उसको टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव का रिलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर आपके माइनर चाइल्ड को कोई भी इनकम होती है तो वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। पेरेंट्स मतलब या तो मम्मी के हाथ में या उसके पापा के हाथ में। देखिए दोनों में से किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा है उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। और एक बार जिसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी वो हमेशा उसके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। माइनर्स इनकम इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट विद हायर इनकम, जिसकी भी इनकम हायर है, यानी मम्मी या पापा, उसके मदर या फादर जिसकी भी इनकम ज़्यादा है, दोनों में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग माइनर्स इनकम, उनके हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसके एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। अगर वो जो माइनर है वो उसको इनकम कहाँ से हो रही है, मैनुअल वर्क से, यानी कि नोट तो उस इनकम पर टैक्स कौन देगा, वो माइनर देगा, उसके पेरेंट्स नहीं देंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, जो इनकम उस चाइल्ड को हो रही है, माइनर चाइल्ड को हो रही है, उससे स्किल, टैलेंट या नॉलेज की बेस हो रही है, यानी कि उसका स्किल या टैलेंट यूज हो रहा है उस इनकम को कमाने में, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो माइनर के हाथ में ही लगेगा, ना कि उसके मदर के हाथ में। जैसे स्किल टैलेंट का मतलब, जैसे कोई बच्चा अगर केबीसी में जाता है और वो माइनर है और वो वहाँ से 12 लाख रुपए जीत के आता है, तो वो 12 लाख पे टैक्स कौन देगा, वो बच्चा टैक्स पे करेगा, ना कि उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो उसने जो इनकम कमाई है वो अपने नॉलेज के बेसिस पे कमाई है। अब एक बार जिस पेरेंट्स के हाथ में टैक्स लग गया, हमेशा उसी के हाथ में टैक्स लगेगा, ठीक है। हमेशा उसी के हैंड्स में वो इनकम क्लब होगी जब तक उसको एओ चेंज ना कर दे, यानी कि असेसिंग ऑफिसर जब तक उसको चेंज ना कर दे तब तक उस पेरेंट्स के हाथ में वो टैक्सेबल होगी। अब डिवोर्स पेरेंट्स के केस में क्या हुआ, अगर कोई ऐसा माइनर चाइल्ड है जो इनकम अर्न करता है लेकिन उसके जो मदर और फादर है उनका डिवोर्स हो चुका है, तो वो तब उस केस में इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, तो उस केस में इनकम उस पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी जो उस बच्चे की देखभाल करता है या उसको उसके साथ रहता है, यानी कि इनकम विल बी क्लब्ड विद द पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड। एक और एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। दो एक्सेप्शन हमने ऊपर पढ़ लिया, मैनुअल वर्क और स्किल टैलेंट। थर्ड एक्सेप्शन है, अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, यानी कि डिसेबल्ड है 80U में जो डिसेबिलिटी डिफाइन है, अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है तो इनकम माइनर चाइल्ड के हाथ में खुद टैक्सेबल होगी। माइनर चाइल्ड का मतलब क्या है, स्टेप चाइल्ड भी, ठीक है, स्टेप चाइल्ड भी, या फिर आपने अबॉर्ट किया तो देखो, आपने अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी आपका माइनर चाइल्ड माना जाएगा और उसकी भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। या फिर कोई स्टेप चाइल्ड है तो वो भी आपका, उसकी भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। माइनर मैरिड डॉटर है तो भी आपके हाथ में ही इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन जब आप ये इनकम माइनर चाइल्ड के अपने हाथ में क्लब करोगे ना, तो आपको एक एग्जामिशन दी जाएगी उस इनकम से, यानी कि आप उस एग्जामिशन को, उस इनकम को पूरा अपनी इनकम में ना ऐड करके आपको हम एक 15,000 पर चाइल्ड मैक्सिमम अप टू अनलिमिटेड चाइल्ड, ठीक है, 1,500 रुपये पर चाइल्ड और एक्चुअल विच एवर इज लोअर का आपको हम एग्जामिशन देंगे। जैसे एग्जाम्पल हो, अगर किसी के माइनर चाइल्ड ने 10,000 रुपये कमाए तो उसके पेरेंट्स के हाथ में कितने कितने किस इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा, 10,000 माइनस 1,500, यानी कि 7,000, सॉरी 8,500 रुपये उसके पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होंगे, इतने की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो वहाँ पर ये एग्जाम्शन आपको अवेलेबल नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी है, MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको एक बार रीड कर लेना। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 8 है, आप एग्जाम्पल 8 भी देख लो, इसको भी आप देख लेना। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस ट्रांसफर का। क्रॉस ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर का मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। व्हेन टू पीपल इनडायरेक्टली गिफ्ट टू ईच अदर स्पाउस और माइनर चाइल्ड टू अवॉइड टैक्स एंड ट्रांजैक्शंस आर इंटरकनेक्टेड, क्लबिंग अप्लाई। अब क्या हुआ, इन लोगों ने क्या दिमाग चलाया कि अगर मैं अपने वाइफ को कोई गिफ्ट देता हूँ या फिर अपने चाइल्ड को कोई गिफ्ट देता हूँ, तो उससे जो इनकम आ रही है वो तो सीधा सीधा मेरे हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो
इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इसने एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक तरफ रणवीर था और दूसरी तरफ रणवीर था, ठीक है। इसने बोला अगर मैं आलिया को कोई गिफ्ट दूंगा तो उससे जो इनकम आ रही है वो सीधा सीधा किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, वो तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और इसने भी क्या बोला, अगर मैं कोई दीपिका को टैक्स कोई गिफ्ट दूंगा, कोई भी असेट गिफ्ट करूंगा तो उससे जो इनकम आ रही है वो सीधा ही मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। या फिर इन्होंने अपने चाइल्ड को भी बोला, ठीक है, अगर हम चाइल्ड को भी कोई गिफ्ट देते हैं तो भी वो हमारे हाथ में क्लब हो जाएगी। तो उन्होंने इस प्रोविजन से बचने के लिए क्या एक जुगाड़ निकाला। रणवीर ने बोला रणवीर को कि भाई तू मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दे मेरे बिहाफ पर, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट कर दे रहा हूँ तेरे बिहाफ पर, हम दोनों पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे और इनकम हमारी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा जुगाड़ किया। तो इनकी जुगाड़ को ब्रेक करने के लिए एक और क्रॉस ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आता है कि सरकार बोलती है अगर आप ऐसी अरेंजमेंट कर लेते हो तो भी हम आपके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लगा देंगे और इनकम आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, मिस्टर एक गिफ्ट 50,000 टू बी वाइफ, यानी कि रणवीर ने गिफ्ट किया 50,000 रुपए दीपिका को, और रणवीर सिंह यानी कि रणवीर कपूर वाला और ये सिंह वाला, रणवीर सिंह ने 50,000 आलिया भट्ट को गिफ्ट कर दिए। दीज गिफ्ट आर नॉट देयर ओन रिलेटिव बट इंटरकनेक्टेड टू सर्कमवेंट सेक्शन 64। इन्होंने अपने रिलेटिव को गिफ्ट ना करके किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि इन्होंने आपस में ऐसा अरेंजमेंट किया कि जिससे इस प्रोविजन को अवॉइड कर दे। तो इसमें भी क्या होगा, क्लबिंग के रूल अप्लाई हो जाएंगे और इनकम इन्हीं के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। अब इस टॉपिक का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये आपका कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू एचयूएफ प्रॉपर्टी। अब रणवीर का क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया, वो परेशान हो गया कि मैंने सारे तरीके आजमा लिए लेकिन मैं कहीं भी क्लबिंग से बच नहीं पाया। तो उसने लास्ट में एक तरीका आजमाया, उसने क्या किया, एक अपना एचयूएफ बना दिया। उसने एक अपना एचयूएफ बना दिया और अपनी जो प्रॉपर्टी थी ना, रणवीर ने क्या किया, इस एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी। इस एचयूएफ को उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और बोला अब जो 40 लाख रुपए का मेरे को रेंट आ रहा था वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, एचयूएफ के हैंड्स में, ना कि मेरे हैंड्स में। लेकिन सरकार ने फिर बोला, क्योंकि रणवीर बोला इस बार मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं कर रहा, ना वाइफ के बेनिफिट के लिए कर रहा, ना अपने चाइल्ड को गिफ्ट कर रहा, मैं अपने एचयूएफ को वो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तो उससे जो इनकम आ रही है वो मेरे एचयूएफ के हैंड्स में टैक्सेबल होनी चाहिए, ना कि मेरे हैंड्स में। तो सरकार ने बोला कि हम एक और सेक्शन लेके आए आपके लिए, सेक्शन 64(2), व्हेन इट इज अप्लाई एन इंडिविजुअल कन्वर्ट ओन प्रॉपर्टी टू एचयूएफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। और रणवीर ने क्या किया, बिना किसी कंसिडरेशन के एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब ट्रांसफर करने से जो उस प्रॉपर्टी पे अब क्या हुआ, क्लबिंग के रूल्स अभी भी अप्लाई होंगे। इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज स्टिल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रणवीर नॉट एचयूएफ इफ पार्टीशन हैपन। अगर इस एचयूएफ का कभी पार्टीशन हुआ तो जो इनकम आएगी वो स्पाउस को मिलती है, स्पाउस को मिलने के बाद भी वो रणवीर के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। Such income is excluded from HUF and spouse income। अब आप क्या इसको कैसे याद रख सकते हो, HUF में डाला फिर भी अपना माल है। अब मैंने जो ऊपर आपको इतने सारे सेक्शन पढ़ाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनकम की बात हो रही है, अगर कोई लॉस आता है तो वो भी आपके साथ ही क्लब होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को टेलीग्राम, मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने आपको, वहाँ पर मेरे को आप मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको पिन की हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। आप मेरे को यहाँ पर ज्वाइन करना, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट और अपने पीडीएफ के नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये समझ आई हो तो बिल्कुल, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत लगी हो तो वो भी मेरे को शेयर कर देना। मिलते हैं तब तक अगले रिवीजन के वीडियो में। बाय बाय।